खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। शाम के 6:30 बजे हैं और हमारे सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे अपनों पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी को। तो आज के कार्यक्रम किसान वाणी में आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। रघु भैया, लग रहा होगा कि सीधे आप खेत से चले आ रहे हो। अरे क्षमा बहन, का बतावें कि अब देख रही हूँ धीरे धीरे जो बारिश हुई गई और खेत में धानन में हमने यूरिया लगाई दी और बाकी संग संग का है कि थोड़े से खरपतवार भी हुए हैं धान के खेत में। हाँ भैया, तो समय खरपतवार तो हो रहे हैं खेत में। हाँ, तो उनको ही निकारण खेत पे चले गए और फिर ध्यान आई एकदम, अरे आज तो भैया बहनन से बात भी करनी है जाके, और तो हमने कहीं जल्दी जल्दी कपड़ा पहने तो देखो मट्टी अब लागी है। वही तो हम देख रहे हैं कि रघु भैया के हाथ में झोला है, झोले में खुरपी रखी है और खाने का डिब्बा रखा है और रघु भैया सीधे यहीं चले आ रहे हैं। हाँ, अब क्षमा बहन जानती हो आप, खेती किसानी वाला आदमी तो ऐसे ही है, बाको एक पाँव खेत पे एक पाँव घर। बिल्कुल रघु भैया। और क्षमा बहन आप सुनाओ, खेती बाड़ी सही चल रही है? हाँ रघु भैया, खेती बाड़ी सही है, चल रही है। बस धान की फसल में समसामयिक कार्य चल रहे हैं, जैसे खरपतवार निकालना, सिंचाई को ध्यान रखना और भैया धान की भराई चल रही है। तो क्षमा बहन देखो, बातचीत करेंगे अपने भैया बहनन से। आज को सवाल का पूछ रही हो रघु भैया? आज को सवाल है किसान साथियों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो भैया बहनों, आपने सवाल लिख लो हो और जाको उत्तर क्षमा बहन बतावेंगी कार्यक्रम के अंत में, और तब तक आप भी मंथन कर लो। क्षमा बहन देखो, हम बात करें राष्ट्रीय कृषि बाजार की, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसको उद्देश्य मौजूदा APMC कृषि उपज विपणन समिति मंडियों को एकीकृत करके किसानों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर को एकीकृत बाजार बनाना है। बिल्कुल रघु भैया, और ENAM के जो उद्देश्य हैं वे ये हैं: कृषि उपज के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजारों का एक राष्ट्रव्यापी एकीकरण करना, और इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक व्यापक बाजार मिलेगा। और जब प्रक्रिया के माध्यम से क्षमा बहन जो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, और रघु भैया इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और सूचना अंतराल को कम करने में भी मदद मिलेगी। ये सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के लिए उचित मूल्य मिले। बिल्कुल। और रघु भैया देखो, राष्ट्रीय कृषि बाजार से सभी उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। बिल्कुल। जाको उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं अपनी उपज को सही और सुरक्षित दाम में बेच सकें। और रघु भैया, आज हम अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत सुनवाई रहे हैं एक वार्ता। विषय हो दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन कैसे लें, और जाय विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा। तो आवो भैया बहनों सुन लेते हैं जानकारी। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हम सभी लोग गांव में खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं, और पशुपालन में विशेष रूप से जो दुधारू नस्ल के पशु हैं उनको हम पालते हैं, और दूध देने वाले पशुओं से हम अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, यही हमारा आज का विषय है। और हर पशुपालक यही चाहता है कि उसको हर पशु से अच्छा दुग्ध उत्पादन मिले, और तभी वो अपना लाभ उठा सकेगा। दुग्ध उत्पादन की जब बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भी पशु है हमारा वो किस नस्ल का है, यानी उसकी ब्रीड क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और नस्ल के हिसाब से दुग्ध का उत्पादन होता है। हम अगर गाय की बात करें तो यदि देशी नस्ल की गाय है तो उससे दुग्ध उत्पादन कम होता है। जर्सी की बात करें तो उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है नस्ल के हिसाब से, और अगर होलिस्टीन फ्रिजियन की बात करें तो उससे और अधिक दूध मिलता है। तो ये ब्रीड का असर पड़ता है, नस्ल का असर पड़ता है, और यही असर पड़ता है भैंस में। उसकी भी अलग अलग नस्ल हैं, चाहे मुर्रा की बात करें, भदौरी की बात करें, कई ऐसी नस्लें हैं जिनका अलग अलग दुग्ध उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि नस्ल कौन सी है। अगर हम अच्छा दुग्ध उत्पादन चाहते हैं तो हमें अच्छी नस्ल का पशु रखना होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पोषण,
दूसरा महत्वपूर्ण जो एंगल है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो यही है कि हम अपने पशुओं के लिए पोषण की व्यवस्था कैसी कर पाते हैं, कितना ध्यान रख पाते हैं उनके खाने के लिए, उनके आहार के लिए। पशु जीवित रहता है वो अलग बात है, लेकिन उत्पादन लेने के लिए हमें पशुओं के राशन का, पशुओं के आहार का, पोषण का विशेष ध्यान देना होता है। पोषण की जब बात आती है तो हम चारे में भूसा, हरा चारा और दाने की व्यवस्था रखते हैं। दाने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, और इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत होती है शरीर को, वो प्राप्त होते रहते हैं मिनरल मिक्सचर से। हम अपने पशुपालकों को बताना चाहेंगे कि भूसा और हरे चारे के अलावा हरे चारे में भी ध्यान रखें कि जो हरा पदार्थ होता है वो दलहनी चारा के रूप में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरा जैसे चरी होती है उसी का प्रयोग करें, बल्कि दलहनी जो हरा चारा होता है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक दाने की बात है तो दाना जो दुग्ध उत्पादन होता है उसके लिए होता है और उस पर निर्धारित भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 किलो दाना तो प्रत्येक पशु को चाहिए, और उसके बाद जो दाने की मात्रा होती है वो दुग्ध उत्पादन पर आधारित होती है। और भैंस के मामले में देखा जाए तो 3 किलो दूध यदि भैंस देती है तो 1 किलो दाना हमें अतिरिक्त रूप से देना होगा, और 6 किलो तो 2 किलो दाना, यानी 3 के अनुपात में हमें दाने की व्यवस्था करनी होती है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, अपने पशुओं के लिए दाना वो निर्धारित कर देते हैं, 1 से 1.5 किलो दाना वो देते हैं, चाहे वो दूध 3 किलो दे, चाहे 6 किलो दे, चाहे 9 या 12 किलो दे, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। और यही हमारे पशु वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि हमें दूध के हिसाब से दाना अपने पशुओं को नहीं देंगे तो फिर अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और उत्पादन प्रभावित होगा। तो सबसे पहली बात जो गांठ बांध के आपको रखनी है वो यही है कि यदि दूध पशु ज्यादा देता है तो आपको दाना आपको ज्यादा देना होगा। तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना आपको देना है, और ये दाना जो सामान्य दाना 1 किलो दिया जाता है अपने पशु के लिए उसके शारीरिक विकास के लिए, उससे हटके होगा। अब गाय की बात करते हैं तो गाय में भी 2.5 किलो अगर कोई गाय दूध देती है तो उसको 1 किलो दाना देना होता है, और इसी हिसाब से जितना हम बढ़ाते जाएंगे दूध उतना दाना बढ़ना चाहिए। यानी 5 किलो पे 2 किलो दाना, और 7.5 किलो दूध पर 3 किलो दाना, ऐसे ही 10 किलो दूध पर 4 किलो दाना हमें देना होता है। और ये दाना जो सामान्य शारीरिक विकास के लिए दिया जाता है उससे हटके होता है, यानी 1 किलो दाना और चाहिए उसे। तो यदि हम अपने पशुओं के लिए इतना कर पाते हैं तब उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा दूध मिलेगा, अन्यथा हमारे किसान भाइयों की हमेशा यही शिकायत बनी रहेगी कि हमारा पशु दूध अच्छा नहीं देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम अपने पशुओं के लिए पोषण की व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दूध अच्छा नहीं मिल पाता है। मिनरल मिक्सचर के रूप में भी हमें देना होता है, इसे हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ नमक है और खली है, इसका भी प्रयोग करते हैं। अब बात आती है टीकाकरण की। कभी कभी क्या होता है जब हमारा पशु बीमार हो जाता है तब दूध पर इसका असर पड़ता है, पशु का भी नुकसान हो जाता है, दूध पर भी असर पड़ता है, और आगे उसकी जो पीढ़ी होती है, आगे जो हमें उसे बच्चे मिलते हैं उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए बीमारियों से बचाव के लिए हमें पूरे उपाय करने चाहिए। जहां तक टीकाकरण का सवाल है तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है, और एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाता है साल में 2 बार, इधर जून के महीने में और उधर अक्टूबर नवंबर में जाड़े से पहले। तो उस दौरान टीकाकरण किया जाता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे खुरपका मुंहपका बीमारी है, गलघोंटू बीमारी है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण की जरूरत पड़ती है। तो आप समय से टीका जरूर करवाएं, और ये एक सरकार की योजना है, सरकार का अभियान है, इस अभियान में आपको शामिल होना जरूरी होता है। अन्यथा ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, और अगर आपका पशु बीमार होता है तो दूसरे पशुओं पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ आसपास के जो पशु हैं जिनके साथ हमारे पशु रहते हैं, चारा गाह में जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, उन पशुओं में भी फैल जाता है, और दुग्ध उत्पादन प्रभावित होगा, आपका इनडायरेक्टली नुकसान होगा। इसलिए प्रॉपर दाना दें, और भूसा, चारा, टीकाकरण और नस्ल की बात जो मैंने पहले बताई, इनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्षमा बहन, अब हमारे भैया बहनों ने सुनी वार्ता दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन कैसे लें, जा विषय पे विस्तार से जानकारी दे रहे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भैया बहन कार्यक्रम सुन रहे हैं वे जब वार्ता को लाभ उठाएंगे।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और भैया बहनों देखो, आज दिन है गुरुवार को और गुरुवार के दिन सुनाते हैं हम महिला किसान के खेती बाड़ी के अनुभव। तो जाई क्रम में आज हम सुनवा रहे हैं आपको श्रीमती सावित्री देवी के खेती बाड़ी के अनुभव और आपसे बातचीत कर रही हैं बहन क्षमा सक्सेना। आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? शीशगढ़ की। अच्छा, और आपने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की है। घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आप खेती बाड़ी करती हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। इस समय आपके खेत में क्या क्या लगा है?
लौकी है, तुरई है, सेम भी लगा रखी है। अच्छा अच्छा। तो लौकी तुरई लगा रखी है आपने और सेम अभी गाड़ी होगी? हाँ, सेम भी है। अच्छा, तो ये सेम आपने लगाई है तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की, यानी कि आपने उसको बीज खुद तैयार किया या बाजार से लाई? बीज खुद तैयार किया था सेम का। कैसे तैयार किया? सेम तैयार हो जाती है तो उसकी फरी तोड़ के रख लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही बीज बना के गाड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सेम जैसे आपने आज गाड़ी है तो कब तक पौधा तैयार होगा इसका? ये पौधा होगा क्या कहते हैं, अब मैं जनवरी फरवरी जानती नहीं है, जो मेला चलेगा तभी सेम आने लगेगी इसमें। अच्छा। और लौकी तुरई में आप क्या क्या ध्यान रखती हैं? दवाई भी लगाते हैं, खाद भी लगाते हैं, पानी भी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब चीज से तैयार करते हैं। नराई भी होती है, लेबर भी चलती है। तो ये निराई गुड़ाई कितने दिन बाद करनी पड़ती है? ये तो 8वें 10वें दिन। अच्छा अच्छा। ऐसे नराई करते हैं। और अभी जैसे कि बहुत बारिश हुई तो इससे आपकी फसलों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा? लौकी भी सूख गई है, तुरई भी सूख गई है बारिश से। बारिश की वजह से? हाँ। तो अब कैसे करेंगी आप? अब उससे अब जो धूप निकली है तब से थोड़ी कल्ली उल्ली दे रही है, तो उसमें अब खाद पानी लगाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर से तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो सावित्री जी जैसे कि अगर जब मौसम बहुत गर्म होता है यानी बहुत धूप निकलती है तो आपको कितने दिनों बाद अपने पौधों को पानी लगाना पड़ता है? ये तीसरे चौथे दिन लगा देते हैं पानी। अच्छा, और खाद कौन सी डालती हैं आप? DAP डालते हैं, MP भी डाल देते हैं, यूरिया भी डाल देते हैं। और जैविक खाद का प्रयोग नहीं करती हैं? देसी भी खाद डाल देते हैं, गोबर वाली खाद। हाँ। क्योंकि गोबर की जो खाद होती है वो ज्यादा फायदेमंद होती है और ये जो रासायनिक खाद है तो लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन फायदेमंद नहीं होती उससे हमारे। हम तो गोबर की भी खाद डालते हैं, हमारे पास जानवर हैं। अच्छा, उन्हीं की खाद डालते रहते हैं खेत में। अच्छा, आप पशुपालन भी करती हैं? हाँ। कितने जानवर हैं आपके पास? है 2-3 है। अच्छा अच्छा। पहले तो बहुत थे, अब वो सब खत्म कर दिए मैंने। अच्छा, तो अब तो गाय भैंस है तो उसका गोबर आप खेत में डाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। हम वही डालते हैं ज्यादा का। तो गाय भैंस आपके दूध देती हैं? हाँ, दूध देती है। तो आप घर इस्तेमाल करती हैं कि बेच देती हैं? बेच देते हैं। बेच देती हैं। हाँ। तो लगभग कितने लीटर दूध दे देती होंगी? 10 लीटर दूध दे रही है गाय। और भैंस? भैंस भी आने वाली है। अच्छा अच्छा। तो पहले कितना दे देती थी भैंस? भैंस तो पहली बार भी आएगी। पहली बार भी आएगी। हाँ। अच्छा अच्छा। मगर गाय दे देती 14 लीटर दूध, मगर अब की उसने दूध ही नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया है उसे। अच्छा। हाँ, 10 ही लीटर दूध है उसके पास। अच्छा, तो आप अपनी गाय भैंस को क्या खिलाती हैं? चारे में क्या खिलाती हैं? चारे में हम चोकर मसूर का भी लाते हैं, उड़द का भी लाते हैं, अरहर की चुनी लाते हैं। अच्छा। खल भी डालते हैं, पापे भी लाते हैं, तो सब मिक्स कर लेते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे मिक्स कर खिलाते हैं। फिर घास भी काट लेते हैं, बरसिंग बह लेते हैं, चरी भी बह लेते हैं खेत में। अच्छा, बरसिंग में चरी बहती हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा। यही चारा खिलाते हैं गाय भैंस को। बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा चारा खिलाती हैं अपने गाय भैंस को। क्योंकि हम जब अच्छा चारा खिलाएंगे तभी हमारी गाय और भैंस जो हमारे जानवर है वो अच्छा दूध देख लेना, मेरे जानवर चल कर दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी है। और ये आपने जो लौकी तुरई लगा रखी है इससे कितनी आमदनी हो जाती होगी आपको? अरे इसमें तो आपकी साल में तो आमदनी नहीं हुई है, नहीं लौकी फली ढंग से, नहीं तुरई फली है। अच्छा। और पानी भर गया खेतों में, सब बर्बाद हो गया। इस बार तो बारिश बहुत हुई इसलिए खेतों में बहुत बर्बादी हुई है। और जो सेम के आपने बीज बोए हैं अभी, तो इसमें आपको बेल पड़ गई है ऊपर। पड़ गई बेल? हाँ। अच्छा अच्छा। बेल चली गई ऊपर सेम की। तो आप कैसे पौड़ाती हैं, मतलब आपको बांधना पड़ता होगा? बांधना पड़ता है। वो बताइए कुछ उसके बारे में। हाँ, धागा से बांधते हैं, उससे अच्छा। धागा मोल लाते हैं, फिर वो सब ऊपर बांधते हैं पेड़े को। अच्छा अच्छा अच्छा। ठाट पे पौड़ाते हैं उसे। ठाट पे? हाँ। अच्छा अच्छा। आपकी लगभग कितनी जमीन होगी? हमारे पास तो 2 ही बीघा है। 2 बीघा है? हाँ। तो 2 बीघा में लगभग सेम कितनी हो जाएगी? हो जाती है 50-40 हजार की। लागत भी लग जाती है 10-15 हजार की, उसमें 50 हजार रूपये निकल आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 हजार तो लग ही जाते हैं उसमें। अच्छा, सावित्री जी आप खेती बाड़ी भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, तो आपको दोनों काम करने में परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घर का काम कर निपटा के आते देहात के हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होती है? दोनों अच्छे से हो जाते हैं। और बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? नहीं, बच्चे काम कर रहे हैं वैसे।
अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? एक ठेला लगाता है सब्जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक कारपेंटर के काम पे है। 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। अच्छा। एक की शादी कर दी, एक रह गई शादी करने को। अच्छा। और आपके पति भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, वो भी खेती में ही लगे रहते हैं। हम दोनों लोग। बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर करेंगे तभी अच्छे से हमारा परिवार चलेगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम दोनों लोग ही करते हैं खेती में काम। लड़का बेचने ले जाता है सौदा। अच्छा। अपने खेत की बेचने ले जाता है। हम दोनों लोग करते हैं काम। आप खेत पे काम करती हैं, बच्चा आपका ठेले पे ले जाता होगा? हाँ, ले जाता है, वो ठेला खड़ा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। सावित्री जी, आपने हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कृषक अनुभव। महिला कृषक थी श्रीमती सावित्री देवी और आपसे बातचीत कर रही थी बहन क्षमा सक्सेना। और क्षमा बहन, हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में एक कागज है जिस पे अलग अलग चीजन के भाव लिखे हुए हैं, तो का बाजार को भाव बताना चाह रही हैं आप भैया बहनन को? बिल्कुल रघु भैया, देखो हमारे साथी जब खेती बाड़ी करते हैं तो जाई चाहते हैं कि हमारा जो जिन्स है वो अच्छे भाव में बिके, और अगर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने साथियों को भाव बता देते हैं तो उनको पता लग जाता है भैया कि आज किस जिन्स को का भाव रहो मंडी में। बिल्कुल, तो देर न करते हैं, भैया बहनन ने अपनो कॉपी और पेन ले लो होइगो और आप अब भाव बताना शुरू करो। भैया, आज मंडी में गेहूं बिको 2550 रुपया प्रति क्विंटल 28 रुपया प्रति किलो। वहीं चावल को भाव रहो 3410 रुपया प्रति क्विंटल 38 रुपया प्रति किलो। चना बिको 6825 रुपया प्रति क्विंटल 78 रुपया प्रति किलो। वहीं चने की दाल बिकी 7480 रुपया प्रति क्विंटल 86 रुपया प्रति किलो। मसूर 6790 रुपया प्रति क्विंटल 80 रुपया प्रति किलो। और मूंग की दाल बिकी 9735 रुपया प्रति क्विंटल 110 रुपया प्रति किलो। और बात करें सरसों के तेल की तो आज बिको 14,475 रुपया प्रति क्विंटल और 170 रुपया प्रति लीटर। आलू को भाव रहो 1,020 रुपया प्रति क्विंटल और 20 रुपया प्रति किलो। टमाटर आज बिको 4,150 रुपया प्रति क्विंटल और 68 रुपया प्रति किलो। और आज प्याज को भाव रहो 1,400 रुपया प्रति क्विंटल और 25 रुपया प्रति किलो। वहीं भैया लहसुन बिको 6,425 रुपया प्रति क्विंटल 100 रुपया प्रति किलो। बैगन बिको 1,710 रुपया प्रति क्विंटल 20 रुपया प्रति किलो। हरी मिर्च बिकी 4,315 रुपया प्रति क्विंटल 80 रुपया प्रति किलो। और वहीं बात करें पके केले की तो केला बिको 2,785 रुपया प्रति क्विंटल 45 रुपया प्रति दर्जन। और सेब बिको 7,850 रुपया प्रति क्विंटल 115 रुपया प्रति किलो। आपने कभी सोचा है मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। और क्षमा बहन, अब बता दो मौसम की जानकारी। बात करें भैया कल के मौसम की तो कल यानी 22 अगस्त को हल्की बारिश होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और वहीं हवाएं 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलन की उम्मीद है। और आर्द्रता 88% दर्ज की गई है। बिल्कुल क्षमा बहन, जो तो हो मौसम को पूर्वानुमान जो कि हमको प्राप्त हुआ हो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से। और क्षमा बहन देखो, अब स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे और अपने भैया बहनन से लें आज के कार्यक्रम से अनुमति। तो अनुमति लेने से पहले क्षमा बहन, जो सवाल आपने कार्यक्रम में पूछो हो बाको उत्तर बता दी। बिल्कुल रघु भैया, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे कि आज के सवाल को जवाब को। आज को सवाल हो किसान साथियों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो भैया जाको सही जवाब है सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जय योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। क्षमा बहन, आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलता है, किसान साथी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो भैया बहनों, अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।